नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल जो बाजार की दिशा थी, काफ़ी लोग डरे हुए थे, दबाव में थे। कल हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे शरद मिश्रा जी, उनका यह कहना था कि अब बाजार की जो गिरावट है वो पूरी हो गई है। हालांकि सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि बाजार एक नया गोता लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद से जैसे एग्जिट पोल के चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों में परिवर्तन रुझानों में देखने को मिला और हरियाणा के अंदर एक बार फिर से अभी तक की ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आती दिख रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नतीजे नहीं आए हैं, रुझान ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से हमने देखा कि बाजार के अंदर तेज़ी के साथ एक रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दी है। और अभी की अगर हम बात करें तो इस समय जो स्थिति बनती है 24,756 का लो लगाने के बाद अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है वो 24,908 का है। 24,890 ये आज का इंट्राडे हाई लगाया गया है और वहाँ से थोड़ी सी नीचे जरूर है, लेकिन अभी भी 112 अंक ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। अच्छी रिकवरी छोटे मझोले शेयरों में भी देखने को मिली, जो कि एक समय मिड कैप इंडेक्स में 600 अंकों का दबाव था, लेकिन अब देखें तो 1953 शेयर ऐसे हैं एनएसई पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 703 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज जो बाजार में दबाव है, जो थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है कुछ शेयरों में, उसमें मेटल शेयर जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। आज की रिकवरी कितनी टिकाऊ है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और क्या आप पीएसयू पे भरोसा कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी। हमारे आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं आस्था जैन जी। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या शानदार दिन वापसी की है मैम आपने। लोग काफ़ी डरे हुए थे, लगातार बाजार टूट रहा था और आप आई, हरा निशान आया, बाजार में हरियाली लौटती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो स्वागत आपका। और ये जो रिकवरी है इसको कितना टिकाऊ मान रही हैं आप? गुड आफ्टरनून विपुल जी। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी रिकवरी आज हमें देखने को मिली है यहाँ पे। अब ये टिकाऊ कितनी है उसके लिए मुझे लगता है कुछ एक लेवल्स को क्लोजली वॉच करना जरूरी है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 25,010, यानी कि अगर ये कोशिश करे कि 25,010 के ऊपर निफ्टी निकले, आधा घंटे तक वहां पे सस्टेन करे, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये जो रिकवरी आई है ये सस्टेनेबल रह सकती है। तो अभी भी मैं लेवल्स की तरफ ज्यादा फोकस करूंगी और वहां पे कुछ एक लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रिकवरी सस्टेनेबल है। तो उसका ध्यान रखें। मार्केट्स में बहुत बड़ी हमें एक उतार चढ़ाव देखने को मिली है, तो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है जो रिस्क नहीं ले सकते वो अभी भी इस मार्केट से दूरी बनाए रखें। और 25,010 का जो मैंने स्तर बताया है उसके ऊपर अगर निफ्टी आधे घंटे तक टिकता है और ट्रेड भी करता है तो फिर वहां पे जाके लगता है कि ये रिकवरी थोड़ी और ऊपर जाएगी, जो फर्दर निफ्टी को लेके जाएगी 25,100, 25,130 के आसपास। तो सलाह यही है कि अभी भी वेट एंड वॉच की मोड में रहें तो ज्यादा बेटर है अगर रिस्क ना लेना हो तो। ठीक। और आज का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न आया हुआ है मैम मोहम्मद नज़ीर अली साहब का। कह रहे हैं विपुल सर, आस्था मैम को मेरा प्रणाम। बीडीएल कोचिन शिपयार्ड क्या आप बाय कर सकते हैं? मैम, कल जो हमारा शो रहा उसमें बड़ी संख्या में लोगों के जो प्रश्न थे, सवाल थे, वो पीएसयूज़ को लेकर के थे। लोग काफ़ी पैनिक में आ गए थे। अब लोग, बहुत सारे लोग आज की रिकवरी को देख करके थोड़ा भरोसा उनका लौट रहा है। भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड दोनों ही रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है और आज जो है हम देख रहे हैं कि रिकवरी में भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या ये लेवल ऐसा है कि इनमें खरीदारी की जा सकती है 1137 के आसपास? और दूसरा इनका प्रश्न कोचिन शिपयार्ड को लेकर के 1589 1590 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? देखिए, दोनों में से जो बेटर काउंटर लग रहा है वो तो भारत डायनामिक्स है। जिस तरह की चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, भारत डायनामिक्स की स्थिति थोड़ी बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू कोचिन शिपयार्ड। अब यहाँ पे जो सवाल आया है कि खरीदारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं रिस्क अवर्स मोड में ज्यादा रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका लॉस ना हो, तो थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव अप्रोच ज्यादा फॉलो करती हूँ और उसी हिसाब से मैं बताना चाहूंगी कि अभी भारत डायनामिक्स में भी थोड़ा सा रुक जाए। 1170 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 1170 15 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। माफ कीजिए, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर ये 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकलता है
और सस्टेन करता है, क्योंकि इसका जो फिगर आता है वो 1170 का आता है। तो फिर भारत डायनामिक्स में एक नजर बनाई जा सकती है। कोचिंग शिपयार्ड में अभी थोड़ा रुक जाए, इसमें अभी बाइंग ना करें। और भारत डायनामिक्स के चार्ट बेटर लगते हैं तो खरीदारी तो करनी है, लेकिन अभी नहीं। 1170 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगे तो ही इसमें पोजीशन बनाने का रुख अपनाए, नहीं तो रुक जाए। जरूर मैं ऊपर के स्तर दे रही हूँ, लेकिन हम जब टेक्निकली देखते हैं तो कुछ स्तरों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके की टूटने का हम वेट करते हैं, और उसके ऊपर ही वो चार्ट्स बढ़िया बनने लगते हैं। तो ऊपर का लेवल है, ऐसा लग रहा है कि 30-40 पॉइंट ऊपर के बाद खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन उसमें रिस्क कम रहेगी और ठीक। उसी वजह से ये सलाह दी जा रही है जी। हड़बड़ा करके कुछ भी खरीदने का वक्त नहीं है, और पहले आप लोगों ने जो गलतियां की हैं, हड़बड़ा करके किसी भी लेवल पे खरीद लिया, उसी का खामियाजा अभी जो है बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। तो अवॉइड कीजिए, 1170 टूटता है तब बीडीएल में खरीदारी करें। कोचिंग को अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आशीष वर्मा जी कह रहे हैं, नमस्ते सर, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मेरा सवाल नहीं लिया गया है मनी 9 पे, और कह रहे हैं कि मैं मनी 9 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू आशीष जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। कह रहे हैं कि ओला में अब क्या होगा आगे। ओला में सर क्या होगा पता नहीं, क्योंकि एक तो कल जो है ट्विटर वॉर देखने को मिली का जो है यहाँ पर एक जो कॉमेडियन है उनके साथ कंपनी की मैनेजमेंट की। फिर उसके बाद से कम आज बजिंग स्टॉक्स में भी इसको डिस्कस करेंगे, तब आपको खबर डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी ओला के अंदर जो है शुरुआती जो दबाव था उससे रिकवर हुआ है। 1% के आसपास की मजबूती, 1.25% के आसपास की 92 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम 100 के नीचे ओला इलेक्ट्रिक क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? काफ़ी लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल पे बनी हुई है, अभी क्या करना चाहिए? खबरें बहुत पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे खबरें बहुत पॉजिटिव नहीं है, और उसी का असर हमने स्टॉक प्राइसेस में भी देखा। अब अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की भी बात करूँ तो 100 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है इस काउंटर के लिए। 100 के ऊपर अगर निकलने लगेगा तब जाके इसमें तेजी का जो एक माहौल है वो और ज्यादा गहराएगा। अभी जो आई है एक रिकवरी है, लेकिन ये कितनी टिकेगी इसका अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो 100 के लेवल को क्लोजली वॉच करें, उसके ऊपर टिकने लगता है, एक दिन का क्लोज भी दे देता है, तो फिर इसमें वापस से एक नई एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो क्या कर सकते हैं, वो अभी होल्ड करके रखेंगे 75 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजीशन में बने रहिए। कोशिश करेगा ये एक बार 99, 98, 99 तक जाने की, तो वहां पे फिर एक बार चाहे तो पोजीशन को रिव्यू करवा लें इसी शो में कॉल करके, या फिर चाहे तो कुछ प्रॉफिट बुक कर ले। तो अभी इसमें कुछ ना करें, होल्ड करें 75 के स्टॉप लॉस के लिए। नई बाइंग के लिए 100 के ऊपर ही एंट्री करनी है, नहीं तो रुक जाइए। ठीक है, तो ये रहा है फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई आपकी जो है शेयर के ऊपर। इस बीच हमारे एक दर्शक है, बचपन के नाम से इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। कह रहे हैं सर पीएफसी पर रिव्यू करा दीजिए मैम से, मेरा 6 महीने का नज़रिया है। जब आप इतना लिख ही रहे थे तो पीएफसी किस भाव पर लिया है ये भी बता देते, थोड़ा सा मैम को और ज़्यादा आपको बताने में आसानी होती कि क्या किस रेंज को आपको फॉलो करना है, क्या लेवल फॉलो करने हैं। लेकिन हाँ, आज क्या रिकवरी शानदार देखने को मिल रही है, न सिर्फ पीएफसी में बल्कि आरईसी में भी, दोनों में ही 4.25%, 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब मुझे नहीं पता मैम ये खरीदना चाहते हैं इनके पास, हालांकि 6 महीने का नज़रिया, इसका मतलब शायद इनके पास होगा। 4-4.5% की रिकवरी, शानदार मूव, क्या करना चाहिए जिनके पास है उनको? देखिए, बने रहना है इस काउंटर में लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो क्योंकि मार्केट थोड़े से हमें वीक लग रहे हैं, इसके पीछे के एक दो कारण मैं भी बोलती हूँ आपको। देखिए, चाइना की तरफ से मुझे लग रहा है कि जिस तरह का हलचल हो रही है, तो एक आउटफ्लो इंडियन मार्केट से होके चाइनीज मार्केट में इनफ्लो हो रहा है। और यूएस के इलेक्शंस भी हैं। ये माना जा रहा है कि जब यूएस के इलेक्शंस ओवर होंगे तो वापस से चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ ड्यूटी लगेगी, किसी भी तरह की वहां पे सरकार आती है। तो इस सब पूरी काम को करने में एटलीस्ट 2-3 महीने लगेंगे। तो ये भी हो सकता है कि 2-3 महीने तक इंडियन मार्केट्स एक दायरेमंद कारोबार करते हुए नजर आए, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स वापस से मार्केट एक बढ़िया चाल पकड़ते हुए नजर आएंगे। उससे पहले भी पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं एक फंडामेंटल फैक्टर जो ग्लोबल है उस पर बात करके बता रही हूँ। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कम से कम इस सारी बात करने का एक ही मतलब था कि लॉन्ग टर्म मिनिमम, ये तो वैसे शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन होता है 3 महीने का, लेकिन मिनिमम 3 महीना जरूर जो भी पोजीशंस लिए हैं उनको होल्ड रखें। पीएफसी को होल्ड रखना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है? 430 का, क्योंकि इसने 430 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के रखा हुआ है, और इस बार का लो भी वही था।
तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 500 के वापस से आने की बिल्कुल उम्मीद है, और यहाँ तो नजरिया 6 महीने का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। और 6 महीने के हिसाब से स्टॉप लॉस 350 का दे रही हूँ। फिर से बोलती हूँ, सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो उनके लिए स्टॉप लॉस 350 का है। बाकी तो मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ आप होल्ड करिए। बिल्कुल 6 महीने में बढ़िया रिटर्न देता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। 6 महीने में बढ़िया रिटर्न का काउंटर देता हुआ नजर आएगा। 6 महीने के लिहाज से ही आपको स्टॉप लॉस दिए गए। मैम, चूंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की, लेकिन साथ साथ बीच बीच में कुछ एक सेक्टर पे फोकस करेंगे, क्योंकि पीएसयू पे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा है पीएसयू को लेकर के। पावर का जिक्र चूँकि छिड़ा है, तो मैं चाहूँगा 2-3 शेयर पे अगर आप चार्ट निकाल के रखें जिस पे ज़्यादा सवाल आते हैं। एक तो इरडा है, जिसमें कि आज शानदार रिकवरी है कल की पिटाई के बाद, और कल काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर थे, आज भी काफ़ी सवाल हैं इरडा को लेकर के। इरडा 4.5% ऊपर 220 के आसपास। वहीं अगर हम एनएचपीसी की बात करें, अब 90 के ऊपर आया, कल 90 के नीचे गया था, तो बहुत लंबे समय तक ये 90 से 100 के बीच में झूला है। क्या इसमें कोई संभावना है या नहीं? पहले इरडा से शुरुआत करते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं इरडा का, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? इस हफ्ते कंपनी के नतीजे भी हैं। देखिए, इरेडा वैसे एक अच्छा काउंटर है। अब मार्केट इतना टूटा है तो उसी वजह से इसमें भी हमने एक टूटत देखी है। इरेडा में 230 231 बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर ये पार करने में ये कामयाब हो जाता है, और रिजल्ट्स के हिसाब से हो सकता है कि ये पार भी हो जाए, सब कुछ नतीजों पे डिपेंडेंट है। तो 230 240 का जोन अगर ये निकाल देता है तो फिर बहुत बढ़िया तेजी लौट के आएगी, क्योंकि 230 से भी ज्यादा अहम 240 का स्तर है, जिसपे कि बार बार, यानी कि पिछले 4 महीनों का अगर मैं हाई देखूं तो ये 240 को पार नहीं कर पा रहा है। बाकी जो 4 हफ्तों का हाई देखूं, यानी कि एक महीने से ये 240 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, रुकावट फेस कर रहा है। तो 240 के ऊपर एरिया निकलने लगेगा तो बढ़िया तेजी में लौटेगा काउंटर, और फिर इसमें जो टारगेट्स हमें देखा आएगा ये काउंटर, वो आराम से 280 300 के रहेंगे। तो सबसे पहले इरेडा में होल्ड ही रखना है, पोजीशंस को ली हुई है तो। और इसमें जो स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है वो तकरीबन 190 का रख लीजिए, लेकिन रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखिएगा। रिजल्ट्स में कुछ भी उठापटक हो गई तो फिर ये स्टॉक वापस से ऊपर नीचे के बड़े मूव्स भी दिखा सकता है। तो रिजल्ट को भी गौर करते रहिए, और जो मैंने यहाँ लेवल्स दिए हैं उनको भी ध्यान में रख के इसमें कंटिन्यू करिए पोजिशन को। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या मैम इसमें? देखिए, फ्रेश एंट्री अगर रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी लिया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट जब आने ही वाले हैं तो क्यों रिस्क लेनी। मार्केट का बिल्कुल। मूड माहौल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं रिजल्ट्स के बाद ही इसमें बोल रही हूँ कि फ्रेश एंट्री है। नतीजों तक इंतजार करें। अगर आपके पास है तो जो लेवल्स बताए गए हैं उनका ध्यान रखें, नतीजों पे नज़र बनाए रखें, और फिलहाल के लिए होल्ड करें। एनएचपीसी मैम 90 के नीचे फिसला था, 90 के ऊपर आज है, हालांकि बिल्कुल बॉर्डर पे ही खड़ा हुआ है। 4-5 महीने से थका रहा है शेयर ये। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी पोजीशन रिटेल इन्वेस्टर की है, लेकिन लोग अब लॉन्ग टर्म का मान करके छोड़ रहे हैं, उम्मीदें छूटती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी टिप्पणी होगी एनएचपीसी पर कुछ? देखिए, एनएचपीसी भी अभी तो वीक बना हुआ है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने पकड़ा है 87 का, और 87 का अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर थोड़ा और ज्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। एनएचपीसी की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है इरेडा और एनएचपीसी में इरेडा अच्छा है। एनएचपीसी में नई पोजीशंस के लिए बिल्कुल रुक जाएं, अभी जल्दबाजी ना करें। और जो लिए हुए हैं उनके लिए ही सलाह है कि 72 या 73 का बड़ा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ, क्योंकि मार्केट में भी एक एक दिन में इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं, छोटे मोटे स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है, और बड़े स्टॉप लॉस के साथ जो कि 72 के लेवल पे आता है बने रहिए। एक बार अगर इस काउंटर में तेजी आनी होगी तो वो 96 के ऊपर आएगी, तो ठीक। चाहे तो इस चीज का भी वेट करें कि 96 का स्तर ये पार कर ले, तो फिर इसमें वापस से तेजी लौटेगी जो इसको 105 108 तक लेके जाएगी। ठीक है। अभी एसजेवीएन पर भी आपकी टिप्पणी लेनी है, लेकिन बहुत देर से हमारे साथ संदीप जी वेट कर रहे हैं। संदीप जी को नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं संदीप जी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। ओह, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। बताइए क्या करते हैं और क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास आरबीएनएल के 50 शेयर है एट द रुपीज 250। 250? यस सर। चलिए, पहले तो मुबारक हो आपको कि आपने 250 के भाव पर ले रखे हैं, वरना तो आजकल जो भी सवाल आते हैं लोगों को नुकसान के ही सवाल ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट में हैं। और काफी टाइम से होल्ड किया हूँ सर। बहुत अच्छी बात है सर। यही होता है, वेल्थ क्रिएट करने का तरीका यही होता है कि लंबे समय तक के लिए अच्छे शेयरों को सही वैल्यूएशन पर लिया जाए।
अब जिन लोगों ने हाई वैल्यूएशन पे लिया हुआ है वो थोड़े से फंसे हुए हैं महंगे भाव पे जा करके, लेकिन आपने 250 पे लेकर के होल्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या नज़रिया क्या है सर आपका? मैं सर लॉन्ग टर्म का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मैम रेलवे पावर तो अभी चल ही रहा है, पावर पे एक दो सवाल और लेंगे आपसे, लेकिन रेलवे एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की पोजीशन बड़ी फंसी हुई है। उसमें से सबसे ज़्यादा खबरें, सबसे ज़्यादा जिस पर सवाल आते हैं और खबरें भी हैं वो हैं आरवीएनएल। आरवीएनएल पे आपका व्यू क्या होगा मैम? आज रेलवे में अच्छी खासी तेज़ी है, रफ्तार पकड़ी हुई है, 481 का लेवल, 250 पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए चार्ट्स की पोजीशन में जिस हिसाब से लगातार गिरावट आई थी, कोशिश कर रहा है आज ये रिकवरी दिखाने की, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड कर लीजिए। इस काउंटर में भी कोई तकलीफ लगती नहीं है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अगेन वही बात है कि लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है तो स्टॉप लॉसेस भी डीप होंगे। तो स्टॉप लॉस जो इस काउंटर पे दिया जा रहा है वो तकरीबन 400 के स्तर पे आ रहा है, मोटा मोटी माने तो 380 का आता है। बड़ा है स्टॉप लॉस, यहाँ से 100 रुपए नीचे का है, लेकिन फिर से मैं बोलती हूँ मार्केट की उठापटक इतनी ज्यादा है कि छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस तो जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। तो आराम से, क्योंकि इनकी तो 250 की खरीद है, 380 का ही स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, तो इनके लिए सजेस्ट किया जा रहा है 380 का स्टॉप लॉस पोजीशन में कंटिन्यू रखें 6 महीने तक। मुझे लगता है कि वापस से रिकवरी मोड में ये आएगा और फिर से ये 600 और उसके पार निकलता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन 6 महीने के लिए ये टारगेट और स्टॉप लॉस है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और जिस तरह की क्वेरी आ रही है उस हिसाब से ही स्टॉप लॉसेस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये है रहा बात जो है आरबीएनएल को लेकर के निकल कर के आती हुई, 6 महीने का नज़रिया हो। लेकिन पावर पे हम बात कर रहे थे, पावर पे आगे थोड़ा सा बढ़ें, लेकिन सारांश जी की एक टिप्पणी आई है और एक सवाल भी है, वो हम चाहेंगे ज़रा पहुँचाया जाए मैम तक। कह रहे हैं कि सर जेके लक्ष्मी के सीमेंट के ऊपर इनका प्रश्न है मैम, 890 पे लिए हुए हैं और 6 महीने का इनका भी नज़रिया है। कह रहे हैं प्लीज़ गॉड मैम से रिव्यू करवा दीजिए। कह रहे हैं कि मैम से कह दीजिए कि रेड ड्रेस पहन करके, रेड ड्रेस ना पहने, अब रेड से डर लगने लगा है। तो ये जो बाज़ार की गिरावट है लोगों को इतना डरा दी है, वो कह रहे हैं कि मैम से कहिए कि लाल रंग से अब बहुत डर लग रहा है। मैम सर वैसे सारांश जी, देवी माता का रंग भी लाल ही होता है, तो डरिए मत, भला होगा आपका भी। तो मैम जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर इनका प्रश्न था, 890 के ऊपर इन्होंने खरीदे हुए हैं सारांश जी ने, और अभी जो है जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे लिए हुए हैं, 808 का भाव देखने को मिल रहा है, 890 की इनकी खरीद है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगी सारांश जी के ऊपर आप? देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने इतने सारे चार्ट देखे, उसमें से कुछ एक चार्ट जो बेटर आया है वो अभी तक जेके लक्ष्मी सीमेंट आया है। बिल्कुल इनकी खरीद जरूर ऊपरी स्तरों पे है, पर मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं है, ये बने रहेंगे पोजीशन में तो ज्यादा बेटर रहेगा। 750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बने रहिए, और 900 का टारगेट इसमें रखा जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है जेके लक्ष्मी सीमेंट को, क्योंकि चार्ट्स भी यहाँ पे इतनी खराब पोजीशन में नहीं है जिस हिसाब से मार्केट में हमने गिरावट दिखी थी। तो यहाँ पे एक रिस्पाइट मुझे लगता है डेफिनेटली इस काउंटर पे है। होल्ड करने की सलाह है, 750 का स्टॉप लॉस, 900 के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये रहा है आपके लिए फिलहाल जेके लक्ष्मी सीमेंट पर निकल करके आती हुई। मैम चूंकि पावर पे बात हमारी अधूरी रह गई थी, एक एनटीपीसी जिसका कि सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, आपकी क्या इस समय राय निकल करके आ रही है? और दूसरा जो है एसजेवीएन पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी प्रश्न जो है हमारे पास लगातार आते रहते हैं जी। एनटीपीसी अच्छा लगता है लेकिन 435 के ऊपर तो खरीदारी करने की तो सलाह रहेगी, लेकिन यहाँ से 10-12 पॉइंट ऊपर जाए तो फिर खरीदारी कर सकते हैं एनटीपीसी में लॉन्ग टर्म के लिए। तो एनटीपीसी ठीक लगता है, 435 के ऊपर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस 400 का मेंटेन करेंगे, और इसमें जो टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 435 पे मैंने खरीदारी करने की सलाह दी है, तो टारगेट भी यहाँ पे 470 तक के आराम से रखे जा सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा मीडियम टू, सवाल आपका एसजेवीएन जी पे था। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हाँ, मेरे जो है अगला सवाल एसजेवीएन को लेकर के था, और रेणु जी का सवाल भी जो है एनटीपीसी पे था, तो उम्मीद करते हैं रेणु जी को उत्तर मिल गया होगा। जी मैम, एसजेवीएन पर भी लेवल्स बता दीजिए। एसजेवीएन अभी तो थोड़ा सा वीक लग रहा है। एनटीपीसी और एसजेवीएन में एनटीपीसी ज्यादा बेटर लग रहा था चार्ट्स के हिसाब से। एसजेवीएन अभी भी थोड़ा वीक लगता है मेरे हिसाब से। एक बार अगर इसने 116 115 के नीचे ट्रेड करना चालू किया तो ये और ज्यादा गिरावट दिखा देगा। तो नई पोजीशन का तो सवाल ही नहीं बनता इस काउंटर पे। लिया हुआ है तो होल्ड करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप में दूंगी, वो आ रहा है 98 के आसपास, तो 90, 98 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जी ठीक है, 98 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें।
चलिए आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। आशुतोष जी को नमस्कार। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आशुतोष, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा हूँ सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी। जी जी जी, क्या प्रश्न है आशुतोष आपका? सर मेरा सवाल एंजल वन पे था। 2500 के भाव पे मैंने 10 शेयर लिए हुए हैं, तो मुझे अभी इसमें क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए या एग्जिट ले लेना चाहिए? 2500 के भाव पे लिए, कब लिए थे आपने? मैंने इसी मंथ लिए हैं, कुछ दिन पहले, लगभग 1 वीक हुए होंगे। चलिए प्रॉफिट में है आप, अच्छी बात है। पहले तो मुबारक आपको, 3% के आसपास की आज तेजी। जी 2589 जी 2589 2590 का भाव देखने को मिल रहा है। पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ सलाह यहाँ पर रहेगी आपके लिए। मैम एंजल वन पे 2500 पे एंट्री ली हुई है इन्होंने। इस शेयर ने बीच में काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न दिया था, लेकिन पिछले 4-5-6 महीनों से थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन इनकी एंट्री सही टाइम पे हुई है। क्या सलाह रहेगी? 2500 पे लिया हुआ है, 2590 के आसपास का है, टारगेट इनके लिए क्या होनी चाहिए, और कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देंगे क्या? जी देखिए, एंजल वन में जो आपने बोला बिल्कुल सही विपुल जी, कि पिछले कुछ टाइम से सुस्ती दिखा रहा था, क्योंकि ये एक दायरे में अटका हुआ था। 2150 से 2850 के बीच का एक बड़ा दायरा है। मतलब देखा जाए तो 700 पॉइंट का दायरा है जिसमें ये अभी अटका हुआ है। लेकिन फिर भी जो एक ट्रेंड है वो पॉजिटिविटी का है, यानी कि ऊपरी स्तरों का बना हुआ है। तो बने रहें यहाँ पे, थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा कर ले। वैसे तो मेरे हिसाब से इन्होंने 3 या 6 महीने का ही रखा होगा, तो उतने होराइजन के साथ होल्ड करेंगे पोजीशन को। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशंस कंटिन्यू करेंगे। और जो टारगेट इसमें मुझे लगता है काफी हाई प्रोबेबिलिटी है दिखा के जाएगा, वो 2800 से लेके 2840 का रहेगा। तो होल्ड करिए अपनी इस पोजीशन को। 2840 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 2300। 2840 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ आपके लिए निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच रीना परमार जी का प्रश्न लेते हैं, और रीना परमार जी के पास एनएमडीसी के ऊपर इनका प्रश्न है। 239 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं 150 शेयर। लॉन्ग टर्म का नज़रिया इनका कह रही है कि है यहाँ पर, हालांकि आज मेटल का दिन अच्छा नहीं है, मेटल में जो है वो थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल रही है, और ये शेयर 5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। इस समय 239 पे इन्होंने लिए हुए हैं मैम, और 216 का भाव है, तो नुकसान में है। क्या सलाह रहेगी? चला भी अच्छा था क्या पूरा जो है मेटल पैक, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल पिटाई हो रही है कल से। आपकी सलाह क्या रहेगी एनएमडीसी को लेके, क्या करना चाहिए? देखिए, चार्ट्स तो वीक लग रहे हैं विपुल जी यहाँ पे, नो डाउट चार्ट्स तो मंदी ही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको अभी एग्जिट करने को बोलती हूँ तो थोड़ा इनको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बना लें लॉन्ग टर्म का, और फिर पोजिशन हुए कंटिन्यू करें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 190 के स्तर पे आ रहा है। चार्ट्स वीक है, इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि थोड़ी गिरावट और ये काउंटर दिखाएगा और दिखा सकता है। लेकिन 190 का इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके कि ब्रीच होने के चांसेस काफी कम लगते हैं। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। वापस से तेजी लौटी तो 450 460 तक के लेवल भी ये, माफ कीजिए, 250 260 तक के भी लेवल ये दिखाता हुआ नजर आया। चलिए, तो ये फिलहाल आंकड़े निकल के आते हुए, चूँकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, दो, एक तो प्राइवेट और एक सरकारी। एक तो सेल पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आज जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी 130 131 के आसपास फंसा हुआ है सेल का शेयर। क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर कोई स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? टाटा स्टील एक और मेटल का क्षेत्र जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं, आज 3% नीचे है, 159.60 के आसपास चलता हुआ। इन दो शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे मैम। मेटल में अगर चुनना हो तो इन दो में से कोई गुंजाइश है, या दोनों को अवॉइड करेंगे आप? वैसे तो मैं दोनों को ही अवॉइड करूंगी, लेकिन फिर भी थोड़े से चार्ट जो बेटर लग रहे हैं वो सेल के हैं टाटा स्टील के कंपैरिजन में। तो पहली चीज तो ये कि सेल के चार्ट ज्यादा बेटर लगते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी सेल को, और इसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा 120 का। टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो रखेंगे 140 के आसपास, 140 143। जी कुछ कह रही मैम, आपकी आवाज़ कट गई। जी, होल्ड करने की सलाह होल्ड है करने सेल को 140 के टारगेट के लिए। 140 के टारगेट के लिए, चलिए ठीक है। और इस बीच नेहा आर्या जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर और आस्था मैम। वह आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं कि मैं हर दिन आपका शो फॉलो करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी कि आप कार्यक्रम को डेली देखती हैं। BLS इंटरनेशनल के ऊपर इनका प्रश्न आया हुआ है, और इन्होंने BLS इंटरनेशनल 375 के भाव पर
खरीद करके रखे हुए हैं। अभी अगर हम BLS इंटरनेशनल के शेयर पर अगर हम नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 353 रुपये के आसपास का है। आज 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। मैम अभी के लिए तो थोड़ा सा ये नुकसान में है, करीब 20-22 रुपये के, और कह रही है कि शॉर्ट टर्म का ही व्यू है, नज़रिया लंबा नहीं है इनका। क्या सलाह देंगी 20-22 रुपये के नुकसान में कहाँ पर इनको एग्जिट करना चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म का व्यू है तो यहाँ पे 20-22 रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये कोशिश करेगा 356-57 को तोड़ने की। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर एक बार ऊपर में ये 365 तक जाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर एग्जिट भी करना है तो अभी ना करें, एक बार हो सकता है कि 365 तक ये मौका दे एग्जिट करने का। चार्ट्स तक तो अभी वीक ही रहे, लेकिन अभी रुक जाइए अपनी पोजीशन में, एग्जिट ना करें क्योंकि मुझे लगता है कुछ हाल आएगा। तो होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आता है 324 के स्तर। चलिए, इस बीच अपने दर्शकों अपने बता दें आपको कि 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा लिंक है उसके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, और अपने जो दोस्त हैं, अपने परिवार के लोग हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। और जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच रही है टेलीग्राम और बाकी जगहों के माध्यम से, उससे लोग बच सकें। और इस रिकवरी में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए सटीक जानकारी के लिए आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। चलिए नीलेश जी से बातचीत कर लेते हैं। नीलेश जी को नमस्कार। सर नमस्कार नीलेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छे है सर, हम महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप, नागपुर से। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने किम्स के 200 शेयर लिए 550 रुपए के भाव पर। 750 रुपये के भाव पर कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 2-3 महीने का नजरिया सर। 2-3 महीने का। 550 ना, 550? हाँ सर, 550 सर। 550, 10-11 रुपये के नुकसान पे अभी आप हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में के अंदर अभी 539 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो इस शेयर में पिछले 6 महीने में करीब 30-32-33% के आसपास की रैली जो है वो आती हुई दिखाई दी है। मैम क्या करना चाहिए अभी किम्स के अंदर? कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 10-11-12 रुपये के नुकसान पे हैं, 2-3-4 महीने का नज़रिया है इनका। आपकी सलाह क्या होगी किम्स के ऊपर? देखिए किम्स एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बना हुआ है 515 से 580 के बीच में, तो इसका जरूर ध्यान रख लें। पेशेंस टेस्ट करने वाला है, बट फिर भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 509 के स्तर पे। तो 509 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंटिन्यू कर लीजिए, ये मानते हुए कि एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। और इसमें अभी जो इमीडिएट टारगेट आप रख सकते हैं वो 560 से लेके 580 के रख सकते हैं। 560-580 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दो शेयर जिस पर के बीच में काफ़ी ज़्यादा खबरें थीं, दोनों में रफ्तार भी रही, अब थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। और वो है एक तो सुजलॉन एनर्जी, 2% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है, 72 के आसपास चल रहा है। 86 का हाई लगा करके जो नीचे आता हुआ शेयर ये दिखाई दे रहा था। आज 2% के आसपास की जो है हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरा शेयर है रिलायंस पावर, जिसमें कि लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, और अब पिछले तीसरा दिन है आज कि लोअर सर्किट लगा हुआ है। मैम सुजलॉन से शुरू करेंगे, 72 पे आ गया है, क्या कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है या अभी और नीचे जाने की गुंजाइश है? देखिए आज तो इसने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, इसलिए सपोर्ट तो अभी 65 का ही मैं मानूंगी। लेकिन ये रिकवरी सस्टेनेबल है कि नहीं, उसके लिए इसको 78 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। 78 के ऊपर गया, उसके ऊपर आधा घंटा तक टिक गया, तो फिर ये वापस से तेजी में लौट आएगा। तो ये लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना है 66 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट जो इसका पहले का हाई था 86 का, वो ही रहेगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन आप मान सकते हैं 90 का रहेगा। 90 के आसपास का रहेगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और विजय कोहली जी कह रहे हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव के 28 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और कह रहे हैं 3-4 साल के लिए हुए हैं, और 860 रुपये के भाव पर इनकी खरीद इन्होंने बताई है। अभी अगर देखें प्रीमियम एक्सप्लोजिव के शेयर की अगर बात करें तो ये चल रहा है 1002 के आसपास, तो 1002 पे चल रहा है, 860 पे लिए हुए हैं।
ठीक उनको प्रॉफिट हो रहा है मैम, करीब करीब 142-45 रुपए का। नज़रिया चूँकि लॉन्ग टर्म का है और 3-4 साल का नज़रिया भी है इनका। अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीमियर एनर्जी एक्सप्लोजिव के, प्रीमियर एनर्जी के चार्ट में मुझसे खोल गए, माफ़ कीजिएगा। आपकी तरह क्या रहेगी मैम प्रीमियम एक्सप्लोजिव को लेकर के? अभी क्या 495 पे आ गया है, तो ये 800 के ऊपर की इनकी खरीद है, लॉस में है काफ़ी ज़्यादा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? जी देखिए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ा है 460 का। मतलब 400, हम अगर आज का लो देखें तो 468 का है, तो मोटा मोटी 460 मान लीजिए। अगर अब वो लेवल क्रॉस कर देता है, नीचे वापस से टूटता है 460 के नीचे, तो एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि फिर ये और ज्यादा मंदी दिखाएगा। चार्ट्स पे अभी कोई बहुत बड़ा रिस्पाइट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज रिकवरी का एक इसने कोशिश की है, उसी वजह से अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। लेकिन जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, अगर वो ट्रिगर होता है तो बिल्कुल एग्जिट करिएगा इस काउंट से। ये राय है आपके लिए फ़िलहाल के लिए। इस बीच जो है प्रियांक मिश्रा जी का प्रश्न ले लेते हैं। प्रियांक जी हैं और का प्रश्न उन्होंने भेजा है जियो फाइनेंशियल के ऊपर। 328 के ऊपर इन्होंने ले रखे हैं, 70 शेयर इनके पास मौजूद हैं। 328 पे जियो फाइनेंशियल का अगर हम एक नज़रिया लेना चाहें, अभी 340 के आसपास चल रहा है, 100% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है मैम। क्या करें मैम? जियो फाइनेंशियल पे काफ़ी लोगों की पोजीशन है, प्रॉफिट में है हालांकि ये 10-12 रुपए के। 340 के आसपास क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए भी कोई गुंजाइश है? जिनके पास पहले से है उनको क्या करना चाहिए? पिछले 5-6 महीने में 7-8% का करेक्शन दिखा चुका है ये शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी जियो फाइनेंस को लेकर के? देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए 345-46 का स्तर पार करना जरूरी है इस काउंटर को, तभी फ्रेश एंट्री ले। अभी इन्होंने जो लिया हुआ है वो 328-29 के स्तर पे लिया है, तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करें। यानी कि 328 का ही स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन में बने रहना है, क्योंकि ये हफ्ते का लो भी 329 था, तो उस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें। ऊपर में एक बार काफी ज्यादा चांसेस ब्राइट लगते हैं कि ये 360-365 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है मैम। मैम चूंकि डिफेंस पे 1-2 शेयरों पे बात हुई थी, एचएल कैसा लग रहा है मैम? एचएल में क्या कोई गुंजाइश है? क्या करना चाहिए? आप आज तो चलो रिकवरी आ गई, 4300 के आसपास चल रहा है। क्या ये तेज़ी की उम्मीद 4400 के ऊपर के जाने के बाद ही करें, या आज की जो रिकवरी है उससे कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है? बहुत लोग 4700-4800 के आसपास फंसे हुए हैं, उसके ऊपर के भी लेवल पे फंसे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? एचएल को लेकर के क्या रुझान है आपका? देखिए, एचएएल की हम बात करें तो बिल्कुल ये जो तेजी बनेगी, ये मेरे को तो लगता है कि 4500 के ऊपर ज्यादा बढ़िया और कंफर्म तेजी होती है। तो वो एक इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है लेवल है 4500 का, तो उसका पार होने का इंतजार करें। नई फ्रेश पोजीशंस को अभी ना बाइंग करें। मैं थोड़े ऊपरी स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन ज्यादा आती है, इसीलिए। तो पहला तो इस चीज को ध्यान रख लें, 4500 का स्तर पार करेगा, उसके ऊपर टिकेगा कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, तो ये बढ़िया तेज हो जाएगा। दूसरी तरफ तभी हम एंट्री की बात करेंगे, और लिया हुआ है तो फिर होल्ड करिए 4100 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इनिशियली वही रहेगा, 4100 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 4600 का और दूसरा टारगेट 4660 का। ठीक है मैम। और इस बीच जरा एक नज़र डालते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। आज 10% का अपर सर्किट लग गया है और अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं। आज ये क्या हुआ एकदम से? मैं कोशिश करता हूँ, तब तक आप टिप्पणी आप अपनी बताइए मैम कि यहाँ पे क्या ऐसी खबर आ गई कि 10% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फ्रेश एंट्री के लिए अनवर शेख साहब जानकारी चाह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नहीं, फ्रेश एंट्री 153 के ऊपर देखेंगे, अभी नहीं करनी है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 पॉइंट ऊपर ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो पार हो गया तो फिर चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं कि ये ऊपरी की चाल पकड़े। तो फ्रेश एंट्री के लिए रुक जाए, 153 154 के ऊपर सस्टेन कर जाए 1-2 दिन तक, तो फिर फ्रेश एंट्री का भी मूड बना सकते हैं। लिया हुआ है तो होल्ड रखना ही है 130 के स्टॉप लॉस के साथ। और जिस तरह से मैंने बोला कि एक बार अगर ये 155 52-53 का स्तर पार करता है तो तेज होगा, तो इसलिए फिर टारगेट फिर उसके बाद आएगा 160। जी चलिए, इस बीच जरा बजाज हाउसिंग को लेकर के कुछ ग्राफिक्स भी हैं, जरा ऑन एयर कीजिए, जरा एक बार के लिए जरा देखते हैं।
यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से जो है क्या स्थिति देखने को मिल रही है। थोड़ा सा महंगा है। अगर हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 7 की है। वहीं होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें, आवास फाइनेंशियल की बात करें, आधार हाउसिंग की बात करें, कैनफिन होम्स की बात करें, पीएनबी हाउसिंग की बात करें, एलआईसी हाउसिंग की बात करें, वो थोड़े से इससे वैल्यूएशन वाइज थोड़े सस्ते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एक नंबर्स आंकड़े जो आपके समझने के लिए, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैम चूँकि बहुत सारे दर्शक अभी जो है ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है इन सब के बारे में, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगी क्या, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वैल्यूएशन और तमाम चीज़ें, हमारे दर्शकों को क्या कुछ समझाना या बताना चाहेंगे आप? देखिए वैल्यूएशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जब मार्केट टूटते हैं तब बहुत काम में आते हैं वैल्यूएशन, क्योंकि तब उन्हीं की पिटाई ज्यादा होती है जहां हाई वैल्यूएशन स्टॉक होते हैं। मार्केट्स अगर अच्छे हैं, तेजी वाले मूड में है, तो उसमें फिर जहां पे भी ग्रोथ होती है वो वैल्यूएशन और बढ़ जाती है। लेकिन हमें अभी कॉशियसली काम करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी मार्केट्स थोड़े से यहाँ पे एक ध्यान रखने वाले मूड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन का भी पूरा ध्यान रखें। जहां पे वैल्यूएशन हाई आ रहे हैं और अब तो रिजल्ट भी चालू हो जाएंगे 1-2 दिन में, और अगर ग्रोथ नहीं आती है रिजल्ट्स में तो वहां से एग्जिट ही कर जाएं, क्योंकि फिर वो मार्केट पनिशमेंट देने के बिल्कुल मूड में रहता है ऐसे स्टॉक्स को कि रिजल्ट्स भी बढ़िया नहीं आए, वैल्यूएशन में भी बहुत ज्यादा तेज लगते हैं और साथ में मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब है। तो वैसे में फिर जो स्टॉक हाई वैल्यूएशन वाले रहते हैं उनकी पिटाई ज्यादा होती है। ठीक है मैम। इस बीच सुरभि जी हैं, कह रही हैं कि विपुल सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, आस्था मैम का व्यू चाहिए। बिरला सॉफ्ट के ऊपर इनका व्यू है मैम, 200 शेयर इनको ले रखे हैं इन्होंने और 738 के भाव पर हैं और कह रही बहुत लॉस हो रहा है। आईटी को लेकर के बीच में तस्वीर थोड़ी सी सुधरती दिखाई दी थी, फिर जो है आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी पिटाई यहाँ पर हो रही है। बिरला सॉफ्ट 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, लेकिन क्या ये इतना रिकवर होगा कि इनकी खरीद का भाव आ पाए, क्योंकि इनकी खरीद काफ़ी ऊपर है, 738 की है। तो मैम काफ़ी लॉस में है, क्या करना चाहिए जब लॉस इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो? देखिए बिरला सॉफ्ट की बात करें तो यहाँ बिल्कुल लॉस में है, लेकिन अभी एग्जिट ना करें, होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे आ रहा है वो तकरीबन 550 का है, तो 550 के साथ होल्ड करना है। लेकिन अगर 550 का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर देता है, क्योंकि यहाँ से 22 पॉइंट नीचे ही मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं लेवल है, तो फिर एग्जिट ही कर दें। तो फिर एग्जिट ही कर जाएं, ये सलाह निकल करके आती हुई बाजार फिर से दिन के उच्चतम स्तर की ओर जाता हुआ 25,000 का लेवल अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी ने फिर से छुआ है। 25,001 का लेवल छुआ है। 24,997 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 200 अंकों से ज़्यादा की इस समय रिकवरी जो है वो बाज़ार के अंदर देखने को मिल रही है। मैम क्या लगता है क्लोजिंग तक क्या ये अच्छे संकेत देके जाएगा बाजार? देखिए मैंने पहले भी बोला था 25,010, मैंने बोला था अगर उसके ऊपर निकल के टिकता है आधा घंटा तो फिर तेज हो जाएगा निफ्टी। तो अभी मैं तो बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल धीरे धीरे 25,965 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब देखना बस यही है कि इसके ऊपर ये आधा घंटे तक सस्टेन करता है या वापस से यहाँ से नीचे आता है। तो अभी भी कुछ ना करें, हम पहले इसमें ये जरूर देखेंगे कि 25,010 का स्तर पार हुआ है। अगर हो गया है तो टिक रहा है कि नहीं, उसके बाद ही फिर इसमें तेजी का मूड बनाया जाएगा जो इसको फर्दर ले जाएगी। जैसा मैंने बोला कि 25,100 और 25,100 तक फिर ये एक बार जा सकती है निफ्टी। चलिए इस बीच जी, और इस बीच जो है चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं वो आपको बता दें। हरियाणा के अंदर 90 सीटों पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है और अन्य जो है वो 5 सीटों पर आगे इस समय चल रहे हैं। और अगर ये नंबर्स ऐसे ही रहते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होती हुई दिखाई देगी। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस का, उसको 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, पीडीपी को 2 और भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हरियाणा में जो रुझान समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसने बाजार का सेंटिमेंट बदला है और शायद यही वजह है कि जो रिकवरी है वो पीएसयूज़ में ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही है। पीएसयूज़ पे 1-2 शेयरों पे और बात कर लेते हैं। वो है एक तो बीईएल और एक है मझगांव को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए हैं। बीईएल इस समय जो है 4.25% ऊपर 277 का भाव देखने को मिल रहा है और मझगांव के अंदर भी लगातार जो है हम देख रहे हैं कि अब आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वो 3.25% ऊपर है। मैम बीईएल कैसा लग रहा है मैम?
जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बीईएल की बात करूं, क्योंकि मजगांव का भी मैं यहाँ पे चार्ट देख रही थी। बीईएल मेरे सबसे अभी तो अच्छी रिकवरी ये काउंटर दिखा रहा है, और उसी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम भी इस काउंटर में अभी ऑपरेट बना है। लेकिन ये रिकवरी सस्टेनेबल है कि नहीं, ये तय होगा अगर ये 290 का स्तर पार कर लेता है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लोज वॉच रखे, 290 की बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो पार होके ये टिक गया एक दो दिन तक, तो ये तेजी का कैंडिडेट बन जाएगा। फिर इसमें तेजी भी कर सकते हैं। 290 के ऊपर एक दिन टिकता है तो तेजी करिए। स्टॉप लॉस फिर उसमें 264 का स्ट्रिक्ट रखना रहेगा, और टारगेट जो फिर उसमें हम रख सकते हैं वो तकरीबन 320 325 के रहेंगे। और ये सब मैं मीडियम टर्म लेवल्स दे रही हूँ। तो ये है बीईएन के बारे में जानकारी। बीईएल के बारे में जानकारी है। मैम आपने क्या लेवल बताए थे? 25-10? 225 तक जा सकता है। नहीं स्टॉप नहीं नहीं लॉस मैम, निफ्टी का लेवल आपने क्या बताया था? 25,010 ये बताया था शायद आपने। हाँ, निफ्टी का 25,010 के ऊपर 25,014। कितना चाहिए? 25,014 आ गया है। तो अगर बाजार के चुनाव के रुझान के नतीजे ऐसे ही रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लेवल टिक जाएंगे। और अगर ये लेवल टिकते हैं तो अगले लेवल क्या होंगे मैम? 25,100 तक। 25,100। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बीएल पे बात हो गई। मझगांव पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मझगांव अब 3-3.25% ऊपर 4,045 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मझगांव डॉक पे क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही मैम? देखिए, मझगांव डॉगशिप की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्थिति अभी भी ठीक है, और कोशिश कर रहा है ये भी रिकवरी दिखाने की। इसकी रिकवरी को हमें अगर सस्टेनेबल मानना है तो फिर इसको टिकना जरूरी है 4210 के ऊपर। तो है ये तेजी में, लेकिन नई पोजीशन वालों के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ज्यादा अच्छा रहेगा अगर वो रखते हैं तो। और लिया हुआ है तो होल्ड ही रखना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इस पोजीशन पे निकल के आ रहा है वो 3840 का है।